हेलो एंड वेलकम टू द एस्पायर लेसन्स क्लासेस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं गवर्नमेंट ने और सीबीएसई ने मिलके क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के डेट्स और क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो एग्ज़ाम जो है आपके स्टार्ट होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ मई से, यानी कि 4 मई के आसपास ये क्लासेस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बात करते हैं आज मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। कुछ चीज़ें जो है सीबीएसई ने रिड्यूस कर दी हैं, वो इस अनाउंसमेंट आने से पहले ही इन्होंने रिड्यूस कर दी थी। और जानते हैं कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे इस मैथमेटिक्स के सिलेबस में। सिलेबस का आपका ओवरव्यू लगभग आपको मालूम होगा, वेटेजेस भी मालूम होंगे, फिर भी एक बार उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन सा टॉपिक कितने वेटेज लेके आता है हमारे लिए सीबीएसई क्लास 12th में। सबसे पहला जो है आपका यूनिट वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन खुद है और दूसरा चैप्टर इसी के अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट के अंदर ही आता है और ये ओवरऑल वेटेज 8 मार्क्स का, यानी कि आप कह सकते हो 4 मार्क्स का पहला चैप्टर और 4 मार्क्स का दूसरा चैप्टर। अगर कोई बड़ा शफल नहीं हुआ तो इस वेटेज में ये दोनों चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है अलजेब्रा क्लास 12th में। अलजेब्रा के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, यानी जिसे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के नाम से आप लोग जानते हैं, वो है। ये दोनों मिला के कुल वेटेज 10 मार्क्स का रखते हैं। 10 मार्क्स का वेटेज रखने का मतलब यहाँ भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक चैप्टर से हो सकता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि डिटर्मिनेंट से देखने को आपको मिलता है, और 1 से 4 मार्क्स का, या अगर और रिशफल करें तो 1 मार्क्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। बात करेंगे एक एक चैप्टर के बारे में आराम से। तीसरा पार्ट है आपका कैलकुलस, जो पता है आपका ऑलमोस्ट 50% पार्ट आपकी 12th क्लास का कैलकुलस में है। इसके अंदर आपके 5 चैप्टर आते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट होकर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो कैलकुलस, जबकि आपको पता है 5 चैप्टर हैं इसके अंदर, तो मोटा मोटा मान लीजिए आप 35 से 36 नंबर का वेटेज ये लगता है आपके 80 मार्क्स में से सीबीएसई में। तो इस चीज़ को अगर आप समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं आपकी कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे 12th के रिजल्ट को डिसाइड करने में। फिर आ जाता है आपका वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स अपने आप में एक चैप्टर है आपका और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी एक चैप्टर है। दोनों चैप्टर मिला के आपकी चौथी यूनिट बनाते हैं और ये वेटेज रखते हैं 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स का वेटेज यानी आप समझ रहे हैं। और दोनों के दोनों चैप्टर अगर आप देखें तो केवल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई ज़्यादा कंसेप्ट इसमें है नहीं। और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, ओनली एंड ओनली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बस क्वेश्चन को समझने की देर होती है। फिर आ जाता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। या क्या है, आपका इकलौता चैप्टर है जिसका वेटेज है 5 मार्क्स, यानी कि आप मान लें अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है एलपीपी में। इन सब में से कुछ ना कुछ सीबीएसई ने डिडक्ट किया है, उसके बारे में जब हम चैप्टर्स में जाएंगे, चैप्टर्स में इसके बारे में डीपली हम जानेंगे। लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स के, और प्रोबेबिलिटी इतना कुछ टफ चैप्टर नहीं कह सकते इसे। इसमें से भी आपकी लास्ट की जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिलीट कर दी हैं सीबीएसई ने, तो बहुत हल्का सा सिलेबस बचा हुआ आपके पास प्रोबेबिलिटी का। ये ओवरऑल वेटेज था हमारा किसका, यूनिट वाइज। रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स, अलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस 35 मार्क्स, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। टोटल मिल जाते हैं आपको यहाँ से 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट, जो आपके स्कूल का प्रोसीजर होगा, प्री बोर्ड्स के मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल्स के, इन सब के मार्क्स मिला के 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में मानता हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ ये 80 में से 80 थ्योरी में स्कोर करना कोई बहुत टफ काम नहीं है, खासकर सीबीएसई में, जबकि सिलेबस इतना रिड्यूस करके दिया है आपको कि ऑलमोस्ट 70% सिलेबस जो बाकी सालों का आता था उससे 70% सिलेबस इस बार आ रहा है, यानी 30% सिलेबस ऑलमोस्ट डिडक्ट हो चुका है। तो देखते हैं कैसे इसकी तैयारी को हम अंजाम देंगे। चैप्टर वाइज बात करते हैं। पहले बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन एंड फंक्शन आपको पता है, आपने 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चैप्टर, 11th क्लास में ही पढ़ा था। यहाँ पे जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जब तीनों हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, यानी आप मान के चलिए आपका जो मेजर पार्ट था इस चैप्टर का, कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन का कॉम्पोजिशन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, यानी कि फंक्शन का इनवर्स, वो चीज़ क्या है सीबीएसई ने डिडक्ट कर दी है इस बार। तो इस चैप्टर में आप मान के चलिए कुछ नहीं बचा, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में आपकी पहली एक्सरसाइज बेस्ड है और फिर 1 एंड ऑन टू पे आपकी दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज बेस्ड है। केवल इतना ही सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर का। तो मुझे नहीं लगता इसको एक सिटिंग से ज़्यादा सिटिंग लगेगी अगर आप अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं।
फिर आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, पहली यूनिट का आपका दूसरा चैप्टर। क्या बोला है इसने, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम पहली एक्सरसाइज में ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ्स थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिए हैं। सीबीएसई ने इसके ग्राफ्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा। हाँ, बस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको जानते हैं कि डोमेन को इसके हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और रेंज तो थी, जो ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन थी वो इनकी रेंज बन जाती है, बट इसकी आपको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट की है उसे क्या है आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। दोनों चैप्टर्स मिला के लगभग 8 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं यहाँ पे। बात करें अगर सेकंड की अलजेब्रा की, अलजेब्रा में आपके मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस में देखना जो आप कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे जिससे हम इन्वर्स निकालते थे, अगर आपको याद हो तो वो जो इन्वर्स निकालने का तरीका था रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, वो सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है। तो बचा कुछ नहीं है आपके पास। ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ये सब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आते हैं। ट्रांसपोज आपको मालूम है मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तौर पे किसी मैट्रिक्स को लिख सकते थे हम, वो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सब, और विद अ स्केलर, कभी एक बार स्केलर से करते हैं, कभी ऑपरेशंस आप एक दूसरे मैट्रिसेस पे करते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, हाँ याद रखना, यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मैट्रिसेस की जितनी प्रॉपर्टीज है उसको एक बार थॉरोली आप पढ़ लें तो आपको बेनिफिशियल होगी ये चीज़। ठीक, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, जिनका इन्वर्स पॉसिबल होता है। इन्वर्स निकालने का एक अच्छा तरीका आप लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ा था, वो नहीं हटा है। यहाँ जो आपने इन्वर्स निकालने का तरीका पढ़ा था रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार सीबीएसई में। बात करें अलजेब्रा के दूसरे चैप्टर की जिसका नाम है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या बोला है, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3। 3x3 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क्स के। माइनर कोफैक्टर्स आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर बार जब हम इनवर्स निकालते थे तो हमें कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती थी। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम कैसे निकालते थे। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स, ये तरीका जो मेन है, यहां से मुझे लगता है एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की संभावना है। इनवर्स से नहीं, इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर हमें 3 इक्वेशंस दी होती, 3 इक्वेशंस के बेस पे हमें सॉल्यूशन निकालने होते हैं। वहां से मुझे लगता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की संभावना है, नहीं तो 4 मार्क्स में भी ये चीज़ आ सकती है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दें उसकी क्वेश्चन की। ठीक, यहीं से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल के ही आपको पता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आपकी निकलती है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आप मान लीजिए हर बच्चा कर लेता है इसके क्वेश्चंस। स्कोरिंग पार्ट है, अगर इसमें भी आप अगर गलती करते हैं, है ना, तो फिर ये चीज़ आपके रिजल्ट में दिखेगी आपको। स्कोरिंग है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, लगभग हर बच्चा 80 से 90% बच्चे फुल स्कोर कर सकते हैं सीबीएसई में। फिर आते हैं आपके मेजर पार्ट में। मेजर पार्ट क्या है आपका बुक में, वो है कैलकुलस। कैलकुलस शुरू होती है आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। इसमें जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो बता दूं आपको मैं, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम है, दोनों लगभग एक ही तरह की थ्योरम्स थी। वो आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT और रोल्स थ्योरम वो आपकी इस बार सिलेबस में से डिडक्ट कर दी गई है। उसके अलावा लगभग बाकी सब सारा का सारा सिलेबस आपके पास है। इसमें कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे केवल एक एक्सरसाइज है ना, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको पता है लिमिट्स की हल्की फुल्की न जानकारी होना ज़रूरी है, तो एक बार लिमिट्स पे भी ध्यान दें। ठीक, फिर उसके बाद डेरिवेटिव शुरू हो जाते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाता है फंक्शंस का। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म आपने पता थी, जहाँ पे फंक्शन जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल t या u या v में दिया होता था, वहाँ से हम डेरिवेटिव निकालते थे। और आखिर में क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आप पे केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो डिफरेंशिएशन अच्छे से करें। लास्ट में जो एप्लीकेशंस के पहले जो आखिरी एक्सरसाइज है वो क्या है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम को, उसको आप चाहे तो अभी फिलहाल के लिए सीबीएसई के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है। ये था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर आते हैं हम एओडी पे। एओडी में जो आपकी चीज़ें डिडक्ट हुई हैं वो बता दूं आपको। आपकी जो पहली एक्सरसाइज थी वो क्या थी, रेट ऑफ चेंज वाली। रेट ऑफ चेंज वाली एक्सरसाइज, या फिर ऐसा कह लो ये चीज़ डिड्यूस कर दी है।
फिर आपके पास जो अप्रॉक्सीमेशन था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालते थे आप फंक्शंस की या फिर किसी भी चीज़ की या किसी भी नंबर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो क्या है, वो चीज़ डिडक्ट हो चुकी है। जब ये दोनों चीज़ें डिडक्ट हो चुकी हैं तो उसके बाद आपको पता है केवल 3 ही टॉपिक बचे हैं आप पे, वो क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, और क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, और उसके बाद क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट आपने पता था कब वो फेल होता था, है ना, कब हम फर्स्ट ऑर्डर कब फेल होता था, कब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे वहाँ से जाते थे। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि आपके पास पता है आपको मैक्सिमा मिनिमा पे आप पे रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां हम किसी रेक्टेंगल से टिन बनाते थे, है ना, उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम निकालना होता था, ये सब वो सब चीज़ें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है। तो जो चीज़ें रिडक्ट हुई है वो बता दूँ आपको, रेट ऑफ चेंज यानी कि जो पहली एक्सरसाइज है आपकी वो, और अप्रॉक्सीमेशन जहाँ से आप ये चीज़ पढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में बस एक चीज़ है जिसमें आप कहते थे कि इंटीग्रेशन एज सम ऑफ, जहाँ पे आप ऐसा करते थे कि पूरे इंटीग्रेशन को सम ऑफ उसमें लिखते थे, ये का सम ये का सम, जो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट था वो वाली चीज़ क्या है आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। वो वैसे भी बहुत कम चांस होते हैं उसके आने के, इसीलिए में भी उन्होंने रिड्यूस की है। बाकी आपके सारे इंटीग्रेशन क्या हैं, वो है फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, इंपॉर्टेंट इसमें आपके हैं कौन कौन से, जहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सब ये तो सिंपली क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है इंटीग्रेशन आपका मैक्सिमम पार्ट। ठीक, हाँ, इसलिए मिसलिनियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन पे जरा आप ज़्यादा फोकस करें तो आपको पेपर में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक्सरसाइज में मेरे को जहाँ तक देखा वो सिंपल क्वेश्चन ही दिए हैं। अच्छे क्वेश्चन जो आपको है मिसलिनियस एक्सरसाइज में जाके मिलेंगे। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इन्होंने जो मेजर पार्ट था वो डिडक्ट कर दिया है। मेजर पार्ट क्या था, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, जैसे यहाँ पे आप दो कर्व के बीच का एरिया निकालते थे, ये वाला पार्ट रिड्यूस कर दिया है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा, सिंपल एप्लीकेशंस हैं। सिंपल आपको अगर कर्व्स की इक्वेशंस के बारे में मालूम है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, इन सब की इक्वेशंस के बारे में मालूम है तो AOI का क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कभी कभार आपको 6 मार्क्स में देखने को मिल जाता है। तो ये सीधे के सीधे 6 मार्क्स आपको हैं, बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है उसके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। इसके बाद आपके लास्ट चैप्टर पे आते हैं। लास्ट चैप्टर आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने जो पार्ट रिड्यूस किया है या डिडक्ट किया है वो बता दूं आपको। वो पार्ट रिड्यूस किया है इन्होंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे आप dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में लिखते थे, वो चीज़ क्या है, रिड्यूस कर दी है। उसके अलावा वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, और 2 ही फॉर्म बची, लीनियर तो इन्होंने हटा दी है। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आपको पता है क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर और डिग्री पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत चांसेस है आने की यहाँ से। ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको पता है हटा दिया गया है सिलेबस से, तो कैलकुलस का मोटा मोटा पार्ट इतना बचा है आपके पास। फिर आते हैं हम आपके चौथे यूनिट वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर अलजेब्रा इन 3 डायमेंशन। वेक्टर्स में देखना, वेक्टर्स में जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके अलावा मोटा मोटा सिलेबस स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं जिसे आप, वो सारा का सारा इसमें अभी भी अवेलेबल है। ठीक, तो जो मोटे मोटे टॉपिक हैं, पैरेलल वेक्टर्स, कोनिनियन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़े हैं इसमें, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट, ये सारा का सारा सिलेबस में है। ठीक, आखिर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से ही आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इसका। ठीक, कहीं भी आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है कि 2 वेक्टर हैं, एक ऐसे वेक्टर, ऐसे यूनिट वेक्टर की आप एक यूनिट वेक्टर बताइए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, आपको पता है वहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आते हैं आपकी 5वीं यूनिट जो है LPP। LPP में इन्होंने जो अनबाउंडेड एरिया था, अनबाउंडेड एरिया के लिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी, वो चीज़ इन्होंने डिडक्ट कर दी है। यानी आपको जब भी LPP का सवाल आएगा, आप मान के चलिए वो बाउंडेड एरिया का आएगा इस बार CBSE से। उसके अलावा LPP स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है, और मैक्सिमम बच्चे इसको सही अटेम्प्ट करके आते हैं। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका ये वाला था LPP। ठीक, अनबाउंडेड एरिया इस बार हटा दिया है, केवल बाउंडेड एरिया है अब मेरे पे।
फिर लास्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी लास्ट वाली एक्सरसाइज वो क्या है, डिडक्ट कर दी गई है। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप कोई मान के चलिए तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है पेपर में। इस बार भी जहाँ तक मुझे है 4 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, तो इस बार भी बहुत चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपकी पूरी की पूरी 12th की प्रोबेबिलिटी, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक स्पेशल केस है बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी के आप लास्ट एक्सरसाइज छोड़ के जहाँ पे जो रिड्यूस कर दी उन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, उसके अलावा लगभग सारा सिलेबस आपके पास है। प्रोबेबिलिटी आप करिए बुक से, है ना, और मिसलिनियस के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आपको जाके मिसलिनियस पे मिलते हैं, ठीक। और अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं तो उस रेफरेंस बुक्स में से आप क्या करें, कोशिश करें टाइम बाउंड करके 3-3 घंटे के सैम्पल पेपर करना स्टार्ट करें। सैम्पल पेपर क्या है, आपको एक अच्छा आइडिया देते हैं, ओवरऑल व्यू देते हैं कि आप कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं किसी भी सैम्पल पेपर में 3 घंटे के एग्जाम में। सबसे बड़ी बात, आपको एक सिटिंग मिलती है 3 घंटे की, जो अमूमन क्या है घरों में पॉसिबल नहीं होता है। बच्चा आधा घंटा पढ़ता है फिर उठ जाता है। 3 घंटे की सिटिंग में आपको बैठना बहुत ज़रूरी समझ लीजिए। तो ये आपका था मोटा मोटा सिलेबस। मैंने आपको बताई कौन कौन सी चीज़ें सीबीएसई ने रिड्यूस कर दी हैं। रिड्यूस करने के बाद जो सिलेबस बचा है आपका, मान लीजिए आप 70% सिलेबस बचा है जो बाकी सालों से आता है। तो इस बार अभी आपके पास बहुत टाइम है, 4 से 5 महीने आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, खूब मेहनत करें और जहाँ जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाए मैथमेटिक्स के वो करें, क्योंकि फाइनली मैथमेटिक्स क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ही पेपर आएगा। थ्योरी इसमें आती नहीं है, ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन इतने मिलते हैं, सबके सब क्या हैं, न्यूमेरिकल टाइप के वे क्वेश्चन हैं। आप करेंगे जितना आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में। तो फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और बहुत टाइम है, अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।